नमस्कार। बीएन परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो ये स्टॉक ऑफ द वीक का तीसरा एपिसोड है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो आज के इस एपिसोड में जिस स्टॉक की हम बात करने जा रहे हैं वो स्टॉक आता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ रियलिटी सेक्टर के फॉर्म में। तो इस स्टॉक को वैसे तो अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। काफ़ी पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा भी कर रहा है, लेकिन हमारी समझ में ये यहाँ से अभी और अच्छा करने की संभावना रखता है। तो उस स्टॉक का नाम है कैन फिन होम। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसका मार्केट कैप कुछ 9,000 करोड़ से थोड़ा सा कम है। स्टॉक प्राइस 650 के करीब है। वैसे ये एक दिन का पुराना प्राइस दिखा रहा है स्क्रीनर, तो अभी अगर आप देखेंगे तो 685 के अराउंड होगा। तो ये 9,000 करोड़ मार्केट कैप भी होगा। तो सबसे पहले कुछ बात करें, आइए देखते हैं इनकी वेबसाइट को। तो नाम से हो सकता है आपको ऐसा ना लगे, लेकिन कैन फिन होम एक्चुअली गवर्नमेंट प्रोमोटेड कंपनी है। तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू है। तो देखिए जैसा कि वेबसाइट दिखा रही है, इनका जो मेन काम है वो 3 डिवीज़न में है: हाउसिंग लोन्स, नॉन हाउसिंग लोन्स और डिपॉजिट्स। तो इसके पहले कि हम कुछ इनके बिजनेस के बारे में बात करें, सबसे पहले इनके इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है 33 साल पुरानी कंपनी है। 1987 में ये प्रारंभ की गई थी कैनरा बैंक द्वारा। तो इसकी जो प्रमोटर कंपनी है वो है कैनरा बैंक। चूंकि कैनरा बैंक अपने आप में एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो इसलिए कैन फिन होम उसकी सब्सिडरी होने के नाते पब्लिक सेक्टर यूनिट वो भी हो गई। 33 साल पहले 1987 में स्टार्ट हुई, 1991 में ये लिस्ट हुई। ये आज की दिनांक में अगर आप देखें तो करीब 21 राज्यों और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पे ये फैली हुई है। करीब 200 इनकी शाखाएं हैं। और इसमें अगर आप देखें तो कैनरा बैंक की कुछ 30% के अराउंड स्टेक है। इनका हेडक्वार्टर अगर आप देखें तो बेंगलुरु में है। तो बेसिकली ये सदर्न इंडिया बेस्ड पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। अब अगर थोड़ा सा बात करते हैं तो इनका जो मेन सेगमेंट है वो क्या है कि हाउसिंग का लोन है ना, इंडिविजुअल जो होम्स हैं उनके लिए जो लोन देना है उसका काम है। तो इनका जो अगर आप लोन बुक देखेंगे तो 90% जो लोन देते हैं ये वो देते हैं इंडिविजुअल होम्स को। जो 10% लोन का सेगमेंट आता है वो आता है नॉन हाउसिंग लोन्स का, राइट। तो ये जो नॉन हाउसिंग लोन्स है इसमें आप देखेंगे तो मॉर्गेज लोन, साइट लोन, लोन्स फॉर कमर्शियल प्रॉपर्टीज, लोन अगेंस्ट रेंट रिसीवेबल्स। तो जैसे अब ये लोन अगेंस्ट रेंट रिसीवेबल्स क्या है भाई? रेंट रिसीवेबल्स मतलब ऐसा रेंट जो बाकी है लेकिन वो आपको मिलना है। तो आप हो सकता है कि फ्लैट ओनर हैं, होम ओनर हैं, आपके पास कैश फ्लो की दिक्कत है, लेकिन आपके पास घर है जो आपने रेंट पे दे रखा है, तो उसका रेंट लेकिन अभी आपको नहीं मिला है। तो आप वो जो रिसीवेबल है रेंट का, उसके अगेंस्ट जो है आप लोन ले सकते हैं इनके पास से। पर्सनल लोन भी ये देते हैं, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए भी देते हैं लोन। तो ये सब है इनके पास। ये जो है भारत में अगर आप देखेंगे तो कुछ चुनिंदा ऐसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में से है जिसके पास टर्म डिपॉजिट लेने का जो है ये कह सकते हैं कि आपको आरबीआई और नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा इनको परमिशन है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर है वो एग्रीकल्चर, जो कि अनफॉर्चुनेट है, ज़्यादा दिन तक वो चला नहीं सकते हम। लेकिन अगर आप दूसरे नंबर पे देखें तो टेक्सटाइल और ये जो हाउसिंग का सेगमेंट है, ये दोनों आते हैं जो एम्प्लॉयमेंट के नज़रिए से अगर आप देखें भारत में तो दूसरे नंबर पे आते हैं। अब आपने देखा होगा कि इंडिया में क्या अदरवाइज भी अगर आप देखेंगे तो जो घर है वो चाहे रहने वाला हो, चाहे उसके अलावा जो लोग 1-2 और घर लेके रखते हैं, वो एज एसेट क्लास, तो रियल एस्टेट एज एसेट क्लास सिग्निफिकेंट नेटवर्थ रिप्रेजेंट करता है। ये दुनिया में भी होता है, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो है एक घर जो है सोशल और कल्चर एस्पेक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है कि भाई किस तरीके का घर है, वो उसके सोशल और कल्चर एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि
आपका घर कहाँ पे है, किस हालत में है, वो बहुत हद तक ये भी निर्धारित करता है कि फ्यूचर में आप क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका घर अच्छी जगह है जहाँ पे आसपास स्कूल की एक्सेस है, अच्छी है ना, अच्छी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है, वो सब चीज़ें हैं, तो आपने देखा होगा कि रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटी है, तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अभी आपने देखा होगा कि वो 2016 में डीमोनेटाइजेशन आया, उसके बाद जीएसटी आया 2017 में, फिर रेरा आया, तो उन सब की वजह से क्या हुआ, जो ये रियल एस्टेट सेक्टर था जिसमें जो काफ़ी जो है कैश सेगमेंट में जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी आके वाइट कर देने का तरीका चलता था, वो ज़ीरो तो नहीं हुआ, ज़ीरो हो भी नहीं सकता, लेकिन बहुत हद तक वो कम हो गया। तो उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं स्ट्रीमलाइन हो गया ये सेक्टर। और जो लोअर रंग जो है ना, आप ये कह सकते हैं डुबियस तरीके से बिजनेस करते थे, उनको अपनी दुकान बंद करनी पड़ी, जिसकी वजह से जो फॉर्मल तरीके से कानून को मान के जो है बिजनेस चलाने वाले लोग थे, उनका धंधे का जो है साइज बड़ा हो गया रियल एस्टेट सेक्टर में। तो अगर आप हाउसिंग में देखेंगे तो ब्रॉडली इंडिया में 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं उसको, लो इनकम, मिडिल इनकम, हाई इनकम। अब अगर आप इनको देखेंगे तो ये लो इनकम टू मिडिल इनकम में ऑपरेट करते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में। अर्बनाइजेशन का जो ट्रेंड है इंडिया में बहुत तेज़ी से चल रहा था। करीब 2010-2011 में देखेंगे तो 30 से 31% के आसपास अर्बनाइजेशन की रेट थी, जिसकी उम्मीद है कि 2035 तक, मतलब अभी यहाँ से भी अगर देखें तो 15 साल बाद, करीब 10-11 साल तो ऑलरेडी हो गया 2010 से अगर आप देखें तो, लेकिन अभी यहाँ से 15 साल बाद करीब वो जो 30% की रेट है वो 35% क्रॉस कर जाएगी। लेकिन इसमें कोरोना बीच में आ गया तो उसकी वजह से रिवर्स माइग्रेशन हो गया। इस रिवर्स माइग्रेशन की वजह क्या है? उसकी वजह वही है कि भाई देखिए, ये वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर आ गया, तो अब उसमें लोग सोच रहे हैं कि भाई मैं दिल्ली में रह के, बैंगलोर में रह के, नोएडा में रह के, गुड़गांव में रह के, मुंबई में रह के जॉब करूँ 50,000 की, जिसमें 20,000 मेरा खर्च हो जाता है। उससे बहुत बेहतर है कि मैं जो है अपने छोटे शहर में रह लूँ, इंदौर में रह लूँ, नागपुर में रह लूँ, लखनऊ में रह लूँ, कानपुर में रह लूँ, ठीक है, तमाम छोटे शहर हैं भारत के हर कोने में, वहाँ से रह के मैं काम कर लूँ जो मेरे होम टाउन के थोड़ा करीब है। वहाँ पे वो 20,000 पहली बात तो खर्च नहीं होगा महीने का, और 20,000 अगर खर्च करेंगे तो लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। अच्छा, पॉल्यूशन का भी कम दिक्कत है छोटे शहरों में अगर आप देखें तो। उसके अलावा जो पॉल्यूशन के साथ साथ आप देखें तो ट्रैफिक का भी इशू नहीं है। वैसे वर्क फ्रॉम होम है तो ट्रैफिक का तो वैसे भी इशू नहीं, लेकिन अदरवाइज तो आपको कमिट करना पड़ता है, किसी से मिलना है, कुछ करना है, तो वो सब चीज़ों के लिए, तो वो सब चीज़ें देखेंगे तो आप सब अर्बन Tier 2 Tier 3 सिटीज़ है ना, Tier 4, वो सब सिटीज़ में जो होम्स हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, खासतौर से जो स्पेशियस होम्स हैं। क्योंकि अब देखिए, अब घर जो है सिर्फ घर नहीं रहा, इट हैज़ टू डबल डाउन एज द ऑफिस ऑल्सो। सो आपको जो है थोड़ा सा ऐसा चाहिए जहाँ पे आप काम भी कर सकें, ऐसा, क्योंकि जनरली आपने देखा है इंडिया में अगर आप छोटे शहरों की तरफ अगर आप बढ़ते जाएं तो वो जॉइंट फैमिलीज़ हैं, ठीक है, जो कि एक अच्छी भी बात है, उसमें कोई ऐसी बुराई की बात नहीं है। लेकिन बड़े शहरों में जैसे वो जनरली न्यूक्लियर फैमिलीज़ है, बट छोटे शहरों में अगर आप देखेंगे तो जॉइंट फैमिलीज़ है, तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस हो सकता है। पॉसिबल है कि आप वर्क फ्रॉम होम में दिक्कत हो, तो अगर आपके पास घर थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा कमरे हैं, तो यू कैन मैनेज ईजिली। तो वो सब चीज़ें हैं। अभी आपने देखा होगा कि ये थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी का जो आया है वो तो आया ही, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड लो पे है इंडिया में, और हो सकता है इससे भी नीचे चले जाएं, हु नोस। तो उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि अफोर्डेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रूव हो गया पहले से। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि पिक्चर परफेक्ट है, लेकिन यहाँ से काफ़ी इंप्रूवमेंट और भी हो सकता है। लेकिन अगर आप रेफरेंस लेते हैं पास से तो उसके हिसाब से काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो गई स्मॉलर सिटीज़ में भी। अगर आप देखें तो स्मार्ट सिटी वाला जो वो एक इन्होंने पिछले 4-5 साल में कहीं काफ़ी बातें की हैं, उसमें कुछ बहुत इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ है, तो उसकी वजह से भी इंफ्रा में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। तो अभी आप देखेंगे जो डिमांड है वो किस तरीके के घर की है, वो ऐसे घर की है जो बड़ा रेडी टू मूव हो, क्योंकि भाई लोगों को काम करना है, रहना है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अभी ले लेंगे, वो 5 साल बाद आप डिलीवरी देंगे, 8 साल बाद डिलीवरी देंगे, वैसे फ्लैट लेके कोई पॉइंट नहीं है। तो अभी आपने देखा होगा लो इंटरेस्ट। अच्छा, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सेगमेंट में जो सैलरी है, वो जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो रिकॉर्ड है। मतलब पिछले 5-6 महीने में जो आपके मित्र होंगे जो काम करते होंगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, आप उनसे पूछ के देखिए कि भाई क्या चल रहा है, उनके दोस्तों के बारे में पूछ के देखिए, आपको दिखेगा 30%, 40%, 50%, 100% इंक्रीमेंट। वो तो ऐसे है जैसे लग रही है, मतलब वो होता नहीं है कि मंदिर के आसपास वो कई बार आप देखते हैं बंदर वगैरह होते हैं ना, तो उनको जैसे प्रसाद देते हैं ना, वैसे टाइप की सैलरी हो गई है। तो जिसको आता है, कुछ आता है, थोड़ा बहुत आता है, कोई बात नहीं, आप आइए, है ना, आपका सैलरी जो है बढ़ा देंगे। सो वो मतलब आप ये कह सकते हैं कि इतनी ज़्यादा डिमांड है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ की कि
थोड़ा बहुत कोई भी स्किल्ड इंसान है तो उसकी जो है काफ़ी अच्छी सैलरी बढ़ रही है। अच्छा, उसकी वजह भी है, उसकी वजह ये भी है क्योंकि अगर आप एंट्री लेवल पे सैलरी देखेंगे तो पिछले 15 साल में बढ़ी नहीं थी आईटी में। तो आईटी में वो 3 लाख रुपए में वो हायर करते थे एंट्री लेवल पे, वो अभी भी वही कर रहे हैं। तो वो उसकी वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि वो इतना कंप्रेशन का जो पीरियड है तो वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। बाय द वे सेम स्टोरी इज ट्रू इन द रियल एस्टेट एज ए होल सेक्टर ऑल्सो। 2008-2010 के बाद जो बूम आया था, वो 2008 की बूम के बाद अगर आपने देखा हो तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। उस प्रॉब्लम की वजह से पिछले 10-12 साल में इन्वेंट्री का जो लेवल है वो काफ़ी अब घट गया, क्योंकि जो प्लेयर थे मार्जिनल थे, जिनकी जो ज़्यादा कंपटीशन को नहीं झेल सकते, तो वो सब जो है बिजनेस से बाहर हो गए। तो उसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी पहले से घट गई है और डिमांड बढ़ रही है। उसकी वजह से रियल एस्टेट एज अ सेक्टर जो है रिवाइव कर रहा है। इसकी हमने बात की, अभी हम लिंक डाल देंगे। 14 जुलाई को हमने भारतीय निवेशक लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, तो उसके 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने 10 स्टॉक की लिस्ट शेयर की थी। उसमें इंडिया बुल्स रियल एस्टेट हमने स्टॉक पिक किया था, जिसके पीछे हमने पूरी थीसिस बताई है। वो लिंक हम डाल देंगे कार्ड में, वो आप जो है दाहिने साइड क्लिक करके सुन सकते हैं। खैर, तो ये बात हुई जो है हाउसिंग सेक्टर की। तो अब अगर आप देखें तो ये हाउसिंग में जो है सैलरी बढ़ती जा रही है, ये स्टॉक मार्केट के जो वेल्थ का इम्पैक्ट है, प्लस डिमांड भी है, जेन्युइन डिमांड भी है होम की, इंटरेस्ट रेट जो है रिकॉर्ड लो पे है। तो इन सब से क्या होगा कि चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। रियल एस्टेट सेक्टर की जो 10 साल की बुरी हालत थी उससे शायद वो उबर जाएंगे। तो अब उससे अगर वो उभरेंगे तो आप एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, DHFL, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, इन सब के जाने से क्या हुआ, गए नहीं तो वो थोड़ा बहुत हैं। अब जैसे देखिए DHFL तो मान लीजिए चला ही गया ना, उनको तो अब पिरामल ने एक्वायर कर लिया है। इंडिया बुल्स को देखेंगे तो वो हैं लेकिन नहीं है। PNB हाउसिंग फाइनेंस वो हैं लेकिन वो अपनी जो है यील्ड जो है कम नहीं करना चाहते, मतलब जिस रेट पे आपको लोन देंगे वो उसको कम नहीं करना चाहते, तो उसकी वजह से ट्रैक्शन उनका लो है। तो मतलब बचता कौन है फिर? अगर आप देखेंगे तो जो हायर टिकट साइज़ का सेगमेंट है उसमें 2 कॉम्पिटिटर बचते हैं, जैसे HDFC और LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो HDFC LIC हाउसिंग फाइनेंस दोनों की जो रेटिंग है, मतलब उनकी बिजनेस की रेटिंग है वो AAA है, लेकिन कैन फिन होम्स की सिर्फ AA रेटिंग होने के बाद भी जो इनका कॉस्ट ऑफ फंड है एक्चुअली LIC हाउसिंग फाइनेंस से भी कम है और HDFC के करीब ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मतलब जो AAA रेटिंग है HDFC और LIC हाउसिंग फाइनेंस की, वो उसका एडवांटेज मिल नहीं पा रहा है उनको ना। वो मतलब कैन फिन होम्स की एक्चुअली उनसे भी लोअर कॉस्ट ऑफ फंड्स है। तो आप देखिए कोई भी आप अगर ये धंधा करते हैं तो उसमें यही होता है कि आपकी कॉस्ट कितनी है और आप कितने में बेच रहे हैं। तो अगर आप ऐसा धंधा करते हैं जिसमें आप पैसे उधार पे देते हैं, जैसे इनका बिजनेस है कैन फिन होम का, तो उसमें क्या है कि भाई पैसे जब आप लेते हैं तो कितना इंटरेस्ट देते हैं, और जब आप पैसे किसी को देते हैं है ना लोन के रूप में, तो आप कितना चार्ज करते हैं। तो पहला हुआ कॉस्ट ऑफ फंड, मतलब आप कितने पैसे देते हैं दूसरे को इंटरेस्ट के रूप में, और दूसरा हुआ इंटरेस्ट यील्ड, इसका मतलब ये कि आप कितने पैसे लेते हैं। जो उन दोनों का डिफरेंस है वो होता है स्प्रेड, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो स्प्रेड है वो जितना ज़्यादा उतना अच्छा हो। तो अगर आप इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करें तो लास्ट ईयर जो है 7.78% होता था, बट इस साल 6.71% हो गया। तो ऑलमोस्ट 1.07% के अराउंड कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है कम हो गई, जो कि अच्छी बात है। अब अगर आप इंटरेस्ट यील्ड देखेंगे इनका तो वो 10.23% होता था, वहाँ से अभी घट के 9.49% हुआ है। तो बेसिकली आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ फंड्स हैज़ फॉलन मच मोर देन इंटरेस्ट यील्ड। इसका मतलब ये स्प्रेड जो है बढ़ गई है 2.45%, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 2.45% से जो है 2.78% जो है इनका स्प्रेड हो गया। तो कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी कम हो गई, लोएस्ट कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं, PSU है, मतलब है ना कैनरा बैंक प्रमोटेड है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। तो अच्छा एक और चीज़ होती है, जब आप 100 रुपये लोन देते हैं तो उसमें से कितने रुपए है जो आपको वापस नहीं मिलेगा, वो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो है NPA। तो NPA 2 टाइप का होता है, GNPA और मतलब नेट NPA। तो एक होता है ग्रॉस NPA और दूसरा होता है नेट NPA। तो ग्रॉस NPA होता है 100 रुपये दिए 2 रुपये वापस नहीं आएंगे तो 2% हुआ। अब उस 2% में हो सकता है 1 रुपये आपने अलग निकाल के रख दिया, उसको बोलते हैं प्रोविजनिंग। तो अब अगर आपने 1 रुपये प्रोविजनिंग कर दी तो उसके बाद जो नेट NPA होगा वो 1 ही रुपये बचेगा, तो 1% हुआ, राइट। तो अगर इनके केस में देखें तो GNPA इनका 0.95% है, मतलब
1% से कम है, जो कि बहुत ही अच्छा है। नेट एनपी अगर आप देखें तो 0.76% ही है। अब आते हैं थोड़ा सा, काफ़ी बात हो गई, अब नंबर्स देख लेते हैं। 18 के अराउंड पी है, वैसे पी देखा नहीं जाता है यहाँ पे। बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 200 रुपये के आसपास में है, तो 3.5 से कम की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, एक और बात है, हमेशा आप देखेंगे तो लेंडिंग बिजनेसेस हमेशा आपको बुक वैल्यू पे वैल्यूएट करना चाहिए अगर आपको करना है। वैसे चार्ट देखना है तो आप जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी करना है तो वो बुक वैल्यू का रेशियो कितना वो देखना है, और जितना ज़्यादा बुक वैल्यू होगी हायर द बुक वैल्यू द बेटर द बिजनेस इज, क्योंकि मार्केट उसको हाई वैल्यूएशन दे रहा है। उसके अलावा जब एक लेंडिंग बिजनेस को पैसा उठाना होता है मार्केट से, तो वो बुक वैल्यू जितनी हाई होगी उसके हिसाब से वो बिजनेस जो है, जैसे मान लेते हैं एक बिजनेस है जो 10 to बुक मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है कि वो 10% डाइल्यूट करेगा तो उसको बहुत पैसा मिल जाएगा, राइट। कम डाइल्यूशन पे सेम पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी बुक वैल्यू तो काफ़ी आई है, लेकिन जो मल्टीपल है वो कम दे रही है मार्केट आपको, तो जो आपको पैसा उठाना है सेम पैसे के लिए आपको ज़्यादा डाइल्यूशन करना पड़ेगा। ये सब आपको देखने की ज़रूरत है। वैसे और इसमें कुछ ऐसा देखने के लिए है नहीं, प्लेस्ड वगैरह आप देखेंगे तो कुछ है नहीं, तो ऐसा कुछ डेट टू इक्विटी आप देखेंगे तो 7 के अराउंड है। अब इसमें देखिए आरओई तो जितना है तो हाई है, यहाँ पे जितना आप लेवरेज करेंगे, जितना अच्छे से मैनेज करेंगे, क्योंकि ये लेंडिंग का बिजनेस है, इसमें जो रॉ मटेरियल है वो आपके पैसे ही हैं, तो जितना अच्छे से आप उसको मैनेज करेंगे उतना अच्छा है लेवरेज को। प्रोमोटर्स आप देखेंगे तो कैनरा बैंक है, राइट, 30% स्टेक है। डीआईआई इसको पसंद है स्टॉक, 17% स्टेक है करीब। और ये देखिए सितंबर 2018 से काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। अभी पब्लिक में देखेंगे तो काफ़ी लोग पास स्टेक है, जो ये धीरे धीरे करके इन्होंने घटाया है। कलेडियम इन्वेस्टमेंट है ना। तो अभी ट्रेंड लाइन पे आके देखते हैं इनका कि भाई 2 लाख से कम जो शेयर होल्ड करने वाले लोग हैं उनके पास कितना शेयर है। तो वो बड़ा आसान है, आप ये देखिए सर्च करिए, शेयर होल्डिंग पे जाइए और ये पब्लिक में क्लिक करिए, तो यहाँ आपको ये दिखाएंगे। तो जो अप टू 2 लाख में है वो 20% से कम है, तो इसका मतलब है कि फ्लोट जो है इसमें जो ट्रेडेबल है वो उतना ज़्यादा नहीं है। तो अब फाइनली आते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनके चार्ट की प्राइस एक्शन जो है क्या बोल रहा है। तो अब ये देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ का आज ही हमने जो है चार्ट शेयर किया था। आज के आज उसने 10-12% का मूव दिया, अपर सर्किट लगा है। तो अगर आपने एक लॉट लिया होता तो उसमें करीब 3.5 लाख रुपए में आपको 1,40,000 रुपए का प्रॉफिट एक दिन में हो जाता, विच इज़ 40% रेट ऑफ रिटर्न, जस्ट ग्रेट। खैर अगर हम ये देखते हैं तो देखिए ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, राइट। देखिए 2017 में, जून 2017 में पीक किया था, मंथली चार्ट है, तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए 665 रुपए के आसपास में था। तो ये जो वीक है, करंट वीक, इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसका ब्रेकआउट हो गया। अभी ये पिछले 3 दिन में काफ़ी अच्छा मूव दिया है। 600 का स्टॉक जो है अभी 700 के करीब पहुंच गया है, राइट। 680 पे ट्रेड करा है। तो आपको इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि रिस्क कैसे मैनेज करना है। तो अगर आप थोड़ा सा अभी ले लें और फिर थोड़ा जो है अगर डिप करता है तब ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे कोई इतना बड़ा वो रिस्क नहीं है, स्विंग लो का अगर आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो रिस्क थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट अनलाइकली कि अब ये स्विंग लो दोबारा आपको दिखाई देगा चार्ट पे एनी टाइम सून। सो इसका चार्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए ये अगस्त में जो वो पैनिक आया था, अगस्त में पैनिक आया तो 500 रुपये के करीब पहुंच गया, बट इसने तुरंत से इधर बड़ी स्विफ्ट रिकवरी दिखाई उसके बाद। और फिर ये अभी पिछले 2-3 दिन में वो एवर ग्रैंडे चाइना वाला इशू आया, उसकी वजह से थोड़ा सा माइल्ड डिप आया, कुछ खास करेक्शन नहीं आया। 630-20 रुपये वाला स्टॉक जो है 590 तक गया, उसके बाद तुरंत 3 दिन में ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से काफ़ी अच्छा रैली दिखाया है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये कह सकते हैं यहाँ पे ये फ्लैट लाइन ब्रेकआउट था यहाँ पे, और फिर ये रीटेस्ट है। तो अगर ये सिंपल आप अगर इसके प्राइस सेक्शन देखेंगे तो ये दिख रहा होगा आपको कि ये जो है यहाँ पे फ्लैट लाइन ब्रेकआउट, रीटेस्ट और अभी न्यू ऑल टाइम हाई। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा दिख रहा है और ये यहाँ से बहुत अच्छा करने की उम्मीद है। जैसे इसका मार्केट कैप अगर आप देख रहे हैं तो क्या है, 10,000 करोड़ भी नहीं है, राइट। 9,000 करोड़ मार्केट कैप है। तो अब अगर इनकी वो अगर आप देखेंगे तो लोन बुक इनकी करीब 22,000 करोड़ के आसपास में, ठीक है। डिपॉजिट्स से ये चूंकि हमने बात की थी, अभी डिपॉजिट्स ये ले सकते हैं तो करीब 2% है, 440 करोड़ के आसपास में। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वहाँ से इनको करीब 4,000 करोड़ रुपए इन्होंने ले रखा है।
और अगर आप देखेंगे तो बैंक्स उनसे करीब 9,900 करोड़ रुपए ले रखे हैं। बाकी जो पैसा बचता है वो मार्केट से, मार्केट मतलब कमर्शियल पेपर मार्केट, राइट, डेट मार्केट, तो वहाँ से करीब इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए ले रखे हैं। तो ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो 50% आता है इनका बैंक से, 25% से थोड़ा सा ऊपर आता है मार्केट से, 20% के करीब आता है जो है नेशनल हाउसिंग बैंक से, NHB से, और बाकी जो 2% करीब आता है वो टर्म डिपॉजिट से आता है। सो ये रहा इनका, आप ये कह सकते हैं कि जो इनका डिपॉजिट्स है, जो मतलब आप ये कह सकते हैं एसेट साइड है, सॉरी लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये पैसे वो हैं जो इनको लौटाने हैं, तो लाइबिलिटी साइड जो है इनकी काफ़ी स्ट्रांग है। तो इसमें लेंडिंग में एक और प्रॉब्लम आती है, एसेट और लाइबिलिटी का मिसमैच, जो कि यहाँ पे होने की संभावना कम है। तो ये रहा कैन फिन होम, और ये स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकता है, तो ये आप ध्यान रखें, फ्यूचर का भी स्टॉक है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, वरना तो आप ये देखिए ऐसे ब्रेकआउट आपको इतनी जल्दी ये बेचने नहीं होते, जल्दी जल्दी इसमें ट्रेड करना 2 दिन में 5%, 1%, वो सब पे आप कुछ बहुत फ़ायदा नहीं कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे स्टॉक्स को होल्ड करते हैं 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जब तक वो प्राइस एक्शन उसका अच्छा दिखता है तब तक बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये आप ये कह सकते हैं जो रियलिटी सेक्टर में रिकवरी है, गोदरेज प्रॉपर्टी से लेकर DLF से लेकर ब्रिगेड से लेकर सोभा से लेकर सनटेक से लेकर कोल्टे पाटिल, टू मेनी नेम्स, आशियाना और पता नहीं अजमेरा रियल्टी, टू मेनी नेम्स। सो बेसिकली या तो आप उधर से खेल लें, वो डायरेक्ट प्ले है, या आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट प्ले है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का। आशा है कि इस एपिसोड से आपने कुछ सीखा होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर कोई सवाल है, कुछ आपको कोई ऑब्जर्वेशन है, प्लीज फील फ्री टू कमेंट, एंड इफ यू लाइक्ड द कंटेंट प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।